वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो हिंदी इलेक्टिव का जो प्री बोर्ड हुआ था अभी 2020 से 2021 का, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले जो दो क्वेश्चन हैं वो आपके कौन से आते हैं, वो आपके गद्यांश और पद्यांश के आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो उसे आप खुद करिए सॉल्व, क्योंकि वो बच्चों के लिए होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। पर जो सिलेबस के हैं जिन्हें हम सही कर सकते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपके रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, पर जो गद्यांश और जो पद्यांश है वो आपका रिपीट नहीं होता है। तो देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए इसमें आपका जो अभिव्यक्ति और जो माध्यम है उसके आपके 5 एमसीक्यू जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए हमारे सामने इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे फीचर में ज़रूरी है। तो एक अच्छे फीचर में क्या चीज़ ज़रूरी है? जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने क्लास 12 अभिव्यक्ति और माध्यम की जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया है। और जितना मैंने देखा है, ज़्यादातर जो पेपर है, जो एमसीक्यूज़ मैंने चाहे वह इलेक्टिव जो हिंदी इलेक्टिव है, जो आपके चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज़ करवाए थे, उसी में से आपके आई हुई हैं। तो अगर अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी आप कर सकते हैं तैयारी। तो देखिए अच्छे फीचर में ज़रूरी है, तो एक अच्छे फीचर में क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है फोटो, दूसरा रेखांकन व ग्राफिक्स, तीसरा कै व ख दोनों, और चौथा यहाँ पर केवल कै। तो देखिए एक अच्छे फीचर में फ़ोटो का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि रेखांकन और ग्राफिक्स का। जब फीचर लेखन किया जाता है तो उसमें, जैसे कि अगर आपने अखबार कभी पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, जो फीचर आता है उसमें फीचर लेखन के साथ साथ आपको आपकी आप जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आपकी जो आँखें हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए क्या है, एक अच्छे फीचर में फ़ोटो का होना भी उतना ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो रेखांकन यानी कि जो इम्पोर्टेंट लाइन है उस पर आपकी अंडरलाइन करना, रेखांकन करना, और साथ ही साथ ग्राफ्स का होना। अगर जहाँ पर ज़रूरत है फीचर में ग्राफ्स के दिखाने की, वहाँ पर ग्राफ दिखा दिया जाए तो और भी बेहतर होता है। तो इसके लिए कै और ख दोनों सही है, इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा पत्रकारिता का रूप नहीं है? तो पत्रकारिता का रूप नहीं है ये पूछ रखा है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है वॉच डॉग पत्रकारिता, दूसरा खोजपरक पत्रकारिता, तीसरा सृजनात्मक पत्रकारिता, और चौथा है एडवोकेसी पत्रकारिता। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपके 11th क्लास में जो सिलेबस था आपका चैप्टर नंबर 2, उसमें से आपके पूछा गया है। तो आपकी कुछ पुरानी बातें, जैसे कि अगर पत्रकारिता जो है वो अभी भी आपके में ऐड है, पर उससे थोड़ा सा पुराना, क्योंकि अभी तो आप उसे डीप में पढ़ रहे हैं क्लास 12th में। तो क्लास 11th में जो आपको इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई गई थी उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़े उसे क्या करना है, आपको उसकी पूरी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उससे लेकर एंड तक पढ़ना है। तो ये जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो देखिए वॉच डॉग पत्रकारिता भी होती है, खोजपरक पत्रकारिता भी होती है, और एडवोकेसी पत्रकारिता भी होती है। इसलिए कौन सी नहीं है पूछा गया है, इसलिए सृजनात्मक पत्रकारिता गै जो है इसका सही होगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, संपादकीय माना जाता है। अब संपादकीय किसे माना जाता है? जब भी हमने इसकी डेफिनेशन की है, चाहे मैंने, क्योंकि देखिए आप खुद भी देख रहे होंगे जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस उठाकर अभिव्यक्ति और माध्यम की सीरीज करवाई थी, उसमें भी ये जो क्वेश्चन है संपादकीय वाला 1 नंबर में आता था। अब 1 नंबर की जगह पर यहाँ पर क्या एमसीक्यू आने लग गया है, बात तो एक ही है। तो देखिए जो संपादकीय जब भी हमने किया था तो इसका हमने क्या किया था कि जो संपादकीय किसे माना जाता है, ये अखबार की आवाज़ को कहा जाता है। इसका मतलब है अखबार की आवाज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो संपादक है केवल संपादक की जो राय होती है वो नहीं होती है इसमें, बल्कि संपादक के साथ साथ जो और भी उसका समूह होता है उन सब की विचार होते हैं, इसलिए इसे अखबार की आवाज़ माना जाता है। तो क्या इसका ठीक होगा, और ये वाला इसका इसीलिए गलत होगा। अगला देखिए इंटरनेट पत्रकारिता लोकप्रिय है। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्यों लोकप्रिय है? अब आजकल आप भी इंटरनेट, क्योंकि लॉकडाउन था इस टाइम पे, आपके कोरोना वायरस का टाइम था, तो आपने भी क्या इंटरनेट को खूब यूज़ किया है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चली हैं और उसके साथ साथ वैसे भी आपको पढ़ाई में मदद करता है। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्यों यूज़फुल है? अगर हम इंटरनेट को न्यूज़ से जोड़कर चलें तो क्यों यूज़फुल है ये? तो इसके ऊपर भी मैंने आपको चैप्टर 1 में करवाए थे, इसकी बेनिफिट्स, इसके लाभ करवाए थे। तो ऑप्शन देखते हैं
माध्यम कै वाला सूचनाओं को तीव्र गति से पहुंचाने के कारण, दूसरा सारे माध्यमों का समागम होने के कारण, तीसरा खबरों को पढ़ने के कारण, और चौथा है इसका कै व ख दोनों। तो देखिए इसका कौन सा ठीक होगा। आप देखिए पहले वाला देखते हैं, सूचनाओं को तीव्र गति से पहुंचाने के लिए। तीव्र गति मतलब बहुत तेज गति से। आप सभी को पता है जो न्यूज़ चैनल होते हैं, क्योंकि अखबार तो एक टाइम लिमिट में ही बनते हैं और उसके बाद क्या है, वो जो न्यूज़ उसके बाद जो भी घटना घटती है वो अगले दिन आती है अखबार में, तो अखबार को साइड कर दीजिए। अब रेडियो और जो टेलीविज़न है उसमें जो न्यूज़ दिखाई जाती है उसमें भी क्या होता है, इतनी जल्दी उस स्थान पर नहीं पहुंचा जाता है। पर आजकल सभी के पास स्मार्टफोन हो गए हैं और जो भी चीज़ होती है उसे क्या है, सब अपने फ़ोन में कैप्चर करके डाल देते हैं। तो इससे हमें बहुत जल्दी तीव्र गति से क्या है, हमें सूचनाओं और घटनाओं का पता चल जाता है। तो ये वाला ठीक है। अगला वाला देखिए, ये वाला ठीक है हमारा। अगले वाला देखिए, सारे माध्यमों का समागम होने के कारण। समागम मतलब होता है कि एक जगह एकत्रित होना, इकट्ठा होना। तो सारे के सारे जितने माध्यम हैं हमारे, चाहे वो अखबार हो, उसमें जो अखबार होता है उसमें लिखा हुआ मटेरियल होता है और साथ साथ फोटोज़ होती है, चाहे वो टेलीविज़न होता है उसमें जो न्यूज़ आती है जिसमें जो एंकर होते हैं वो बोलते हैं। तो आजकल अगर इंटरनेट पर देखें तो यूट्यूब चैनल जो हैं उन पर क्या होता है, सभी चैनल जो टीवी पे जितने भी न्यूज़ चैनल है वो हमें यूट्यूब पे मिल जाते हैं। इसी तरीके से हमारे ब्राउज़र फीचर्स के द्वारा भी हमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो अखबार हैं वो भी क्या है, अब हमारे जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो हर किसी का मिश्रण जो है अब इंटरनेट बन चुका है, इसलिए भी क्या ये लोकप्रिय है। अब अगला देखिए, खबरों को पढ़ने के कारण। अब जो खबरें हैं उनको पढ़ने के कारण, खबरें हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इंटरनेट के लिए। ये दो जो कारण है इसके सही है, इसलिए इसका कै व ख जो दोनों वाला सही है, क्योंकि ये खबरें पढ़ने के कारण ये इसी का पॉइंट हो गया है कि सारे माध्यम इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसका ग वाला ठीक है। अब देखिए अगला है इसका, अखबार लोकतांत्रिक समाज में भूमिका निभाते हैं। अब जो लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं अखबार, ये भी बात मैंने आपको बताई थी। तो जो अखबार होते हैं वो पहरेदार शिक्षक का काम करते हैं और इसके साथ साथ जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन में ये दोनों की दोनों बातें दी गई है, पहरेदार शिक्षक का काम करते हैं और जनमत निर्माण का काम करते हैं, इसलिए कै व ख दोनों सही होने के कारण इसका ग वाला जो है ये सही है। अब आगे देखते हैं, चलिए हम, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर कुछ पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने हैं, हमें उत्तर देने हैं। अब देखिए ये हमें यहाँ पर कविता दे रखी है। आपको सबसे पहले क्या है, जो कविता आती है उसका पैराग्राफ दिया जाता है और इसी के तरीके से आपको उसका पैराग्राफ दिया जाता है चैप्टर का। इसलिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना है, जिससे आप 2-4 लाइनें पढ़ते ही समझ जाएं कि ये कौन से पाठ से पूछा गया है या फिर कौन सी कविता से पूछा गया है और इस कविता के रचयिता कौन है। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए जैसे कि इसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ रहा है, उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ निड निज प्यारा। तो ये बात पढ़ते ही मुझे समझ में आ रहा है, ये कौन से है, कार्नेलिया का गीत है ये, और ये किसने लिखा है, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो ये बात हमें समझ में आ गई है और आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यह गीत कवि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है। जैसा कि मैंने आपको ये जो पोएम करवाई थी, कविता करवाई थी, उसके उसमें मैंने आपको बताया था, जब मैं इसकी सह प्रसंग व्याख्या करवा रही थी तो मैंने इसके प्रसंग में बताया था कि ये जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने कौन से नाटक से लिया है, उन्होंने लिया है इसे उन्होंने लिया है इसे चंद्रगुप्त से। तो इसका जो कै वाला है वो इसका सही होगा, चंद्रगुप्त। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बरसाती आंखों के बादल से अर्थ व्यंजित कीजिए। अब जो बरसाती आंखों के बादल, इससे क्या पता चलता है, बरसाती आंखों के बादल, ध्यान से देखिए कविता को, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। इससे ये जो लाइन है इससे हमें इस पंक्ति से ये पता चलता है कि जो
कार्नेलिया का जो गीत है उसमें जो भारतवासी होते हैं उनकी विशेषता बताते हुए कहा जा रहा है कि जो भारतवासी है वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो बरसाती बादल होते हैं वह मिनटों मिनट में क्या होते बरसते रहते हैं, इसी प्रकार से क्या है भारतवासियों के जो दिल है वो इसी प्रकार से है कि वह किसी का दुख दर्द या फिर नहीं देख सकते हैं और वह करुणा भरे होते हैं। उनका स्वभाव, उनके अंदर जो भावना है वो करुणामय होती है, साथ ही साथ वो दया का भाव भी रखते हैं। ये पता चल रहा है हमें। अब देखिए, अगर आप अर्थ समझते हैं कविता का तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला इसका पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है ऑप्शन भारतीयों की करुणा का, तो करुणा का पता चल रहा है इससे। दूसरा देखिए भारतीयों की दया भावना का भी पता चल रहा है इससे। तीसरा बादल से गिरती बूंदों का, तो जो बादल है उससे गिरती बूंदों का पता नहीं चल रहा है। ये तो यहाँ पर क्या है, ये जो बात लिखी गई है इससे इनडायरेक्टली बात क्या कही जा रही है कवि के द्वारा हमें वो बताना है। इसलिए जो बात कही गई है उसी का अर्थ अगर ऑप्शन में दिया गया है तो वो नहीं है उसका सही आंसर। तो इसका कै वैक है, दोनों सही होने के कारण इसका कै वाला ऑप्शन ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, उड़ते खग डैश में अर्थ निहित है। अब जो उड़ते खग है वो उसका अर्थ क्या है ये पूछ रखा है इन्होंने। तो पहला इसका ऑप्शन है भारत में आश्रय पाने की इच्छा रखने वाले लोग। तो भारत में जो आश्रय पाने के लिए, तो भारत में क्या होता है आश्रय पाने के लिए जो इच्छा रखते हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसका सही ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, जब हम इस गीत को पढ़ते हैं तो समझ में आता है इसमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से जो उड़ते हुए पक्षी होते हैं, उड़ते हुए खग होते हैं, वो अपने घोंसले को देखते हैं, सूरज की तरफ उड़ते हुए जाते हैं अपने घोंसले की तरफ। तो इसी प्रकार से भारत भी क्या है बाहर से आए हुए जो जिनको आश्रय की आवश्यकता है उन्हें आश्रय प्रदान करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इसकी इच्छा रखने वाले ना होकर यहाँ पर क्या होगा भारत में रहने वाले विदेशी जिन्हें हमने आश्रय दे चुके हैं। इच्छा रखना इसमें नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भारत आश्रय देता है। तो इसलिए आश्रय किन्हें प्राप्त हो चुका है, जो भारत बाहर से कहीं से भी आए हुए विदेशी हैं जिन्हें भारतवासियों ने क्या दिया है आश्रय दिया है अपने भारत में। तो इसलिए इसका जो ख है वो इसका सही होगा। अब अगला देखिए इसका क्वेश्चन अगला है, हेमकुंभ में अलंकार निहित है। हेमकुंभ का मतलब क्या होता है आप ये बताइएगा मुझे कमेंट में। इसका जो ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं, पहला कै रूपक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उपमा और चौथा इसका घ उत्प्रेक्षा। तो इसका अलंकार क्या होगा? हेमकुंभ, हेम रूपी कुंभ यानी कि जो सूर्य रूपी जो कुंभ था, तो इसलिए इसका जो रूपी है यहाँ पर यानी कि ये रूपक अलंकार है जिसमें रूप देखा जा रहा है, इसलिए इसका कै वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही होगा। सूर्य रूपी कुंभ जिसमें से किरणों की बरसात होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है सूरज को किसके रूप में दिखाया गया है? कुंभ के रूप में जिसमें से किरणों की बरसात होती है। तो इसलिए इसका जो कै वाला है ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, उषा रूपी नायिका के अवतरित होने को दर्शाया गया है। तो उषा रूपी नायिका का अवतरित होना किस रूप में दर्शाया गया है? पहला भारत भूमि को सुखों से भरने के रूप में, दूसरा भारत के सभी प्राणियों को हर्ष उल्लास से भरने के रूप में, तीसरा केवल कै और चौथा कै वैक है दोनों। तो भारत जब उषा रूपी नायिका होती है, जब वह सूर्य रूपी जो किरणें हैं उसे क्या कर रही है, उसे धरती पर जब डालती है तो इसका जो सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है इससे क्या चीज़ होती है, इससे सुखों की बरसात होती है। तो ये पहले वाला ठीक है। और इससे क्या होता है जितने भी, क्योंकि रात होने के बाद जब सुबह होती है, जब तारे छिपना शुरू कर देते हैं, तो उस समय जब सुबह होती है, जब जो उषा रूपी नायिका होती है वो सुखों की बरसात करती है जिससे कि सारे जो पेड़ पौधे और जो बाकी जनजीवन है वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंद प्राप्त करने लग जाता है, हर्ष उल्लास से भर जाता है। इसलिए इसका घ सही होगा, कै वैक है दोनों। तो इसलिए आप सारे ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार क्या है केवल एक ऑप्शन ठीक नहीं होता है, दो ऑप्शन ठीक होते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा जब आपका बोर्ड एग्जाम हो।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पर ये वाला दिख रहा होगा तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक बार पढ़ देती हूँ। बालक के मुख पर रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। श्वास मतलब सांसें जो होती हैं। अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था। आप सभी को पता चल रहा होगा ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद कि ये कहाँ से आया है। ये आपका बालक बच गया जो पाठ है वहाँ से आया है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अभी क्वेश्चन भी आएगा जिसमें पूछ रखा है आपसे। तो देखिए इसके बाद का देखिए, उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ नहीं उठा रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर में मरमर था। मेरे काठ की लकड़ी या फिर मेरे काठ की अलमारी की सिर दुखने वाली खड़खड़ाहट नहीं। तो ये जो बालक बच गया पाठ से है। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न ही पूछ रखा है कि इसके लेखक यानी कि किसने लिखा है ये पाठ। तो ये किसने लिखा था? ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। ख वाला इसका सही है। आपको पता होगा ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। अब अगला देखिए, आपको पता होगा आपने, क्योंकि आप प्री बोर्ड देके आए हैं तो आपको पता होगा कि जब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसके लेखक का नाम क्या है, इसका मूल रूप, इसका मूल नाम क्या, क्योंकि आपको पता है इसमें 4 जो चीज़ें शामिल की गई हैं। सुमीरनी के मन के से आया है ये। तो आप अच्छे से जो MCQs की वीडियोस मैंने करवा रखी है अच्छे से कर लीजिए, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश की रचना किस अंश से हुई है? तो देखिए ये हुई है सुमीरनी के मन के से। तो इसका क्या वाला ठीक है। अगला देखते हैं, लड्डू। जो लड्डू शब्द है सुनकर अध्यापक और पिता निराश हो गए, क्योंकि जो लड्डू शब्द को सुनकर अध्यापक और पिता क्यों निराश हुए थे? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो लड्डू की पुकार कर रहा है, पर वो क्यों निराश हुए थे? बताइए क्यों। पहला, क्या इसमें ऑप्शन दे रखा है, लड्डू स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, लड्डू मांगना बुरी बात थी। तीसरा, उन्हें किसी महंगी वस्तु मांगे जाने की उम्मीद थी। चौथा, उन्हें इनाम में बालक द्वारा किसी किताब के मांगने की उम्मीद थी। तो यहाँ पर इसका फोर्थ वाला ठीक होगा। क्यों होगा ठीक फोर्थ वाला? क्योंकि जो बालक है उसे रटे रटाए जो उत्तर हैं वो उन्हें याद करवा दिए गए थे। बालक को रटे रटाए उत्तर वह दे रहा था और उसे क्या है, किताबी कीड़ा बनाया जा रहा था। इसलिए अध्यापक और जो उसके पिता हैं बालक के, वो क्या सोच रहे थे, जब बालक से पूछा गया उसे इनाम में क्या चाहिए, तो बालक तो क्या है, कठपुतली बन चुका है। जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। पर ये जो क्वेश्चन था उसे रटवाया नहीं गया था, पर फिर भी उन्हें घमंड था अध्यापक और पिता को कि जो बालक है वो क्या उत्तर देगा कि उसे किताबें चाहिए। पर बालक क्या है, एकदम से लड्डू मांगता है, इसलिए वो निराश हो जाते हैं। क्योंकि वह ऐसा नहीं सोच रहे थे कि जो बालक है वो यही उत्तर देगा, इसलिए वह निराश हो जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, बालक बच गया से तात्पर्य है। तो बालक बच गया इससे मतलब क्या है? पहला देखिए बच्चा बीमार था। दूसरा, तो देखिए किस तरीके के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर आप बिना पाठ पढ़े जा रहे हैं तो आप कुछ भी लगा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। पाठ जो है उसे पढ़ के जाना है। दूसरा, बच्चे का बचपन अभी जीवित है। तीसरा, बच्चे से उसकी प्रिय वस्तु छीनी जा रही थी। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चे का बचपन अभी जीवित है, ये वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा, इसलिए ख वाला सही है इसका। क्योंकि बालक बच गया, इसमें जो बालक कोई बीमार वगैरह नहीं था, बालक का जो बचपन है उसके बचने की बात की गई है लेखक के द्वारा। क्योंकि बालक के बचपन को कुचेला जा रहा था, खराब किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस पर बर्डन डाला जा रहा, जिससे कि वह अपने बचपन को खुल के नहीं जी रहा था। जब वह लड्डू की पुकार करता है तो लेखक को लगता है कि बालक जो है बच गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 5th वाला, लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? क्योंकि अभी तक डैश। पहला इसका ऑप्शन है, बच्चे से पूछा जा रहे प्रश्न उसकी उम्र के लायक नहीं थे। दूसरा, बच्चा डरा हुआ व सहमा हुआ था। और तीसरा, बच्चे को उत्तर रटवाए गए थे।
और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल ठीक है। बच्चे से उसकी उम्र से अधिक के प्रश्न पूछे जा रहे थे, पता नहीं कितने जो रस हैं उनके प्रकार पूछ लिए थे और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। जो रस हम 9th-10th में जाकर पढ़ते हैं वो उसे बचपन से पूछ लिए गए थे। तो देखिए तो इसका जो क्या है वो ठीक है। अब आगे देखिए 6th वाला क्वेश्चन। नया क्वेश्चन शुरू हो गया। ये आपका कौन सी बुक से आया हुआ है? ये आपका अंतराल की बुक से आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लेखक बिस्नाथ को अपनी माँ का पेट, जो माँ का पेट था उसका रंग किस प्रकार का लगता था? पहला ऑप्शन है हल्दी मलाई पूड़ी जैसा, दूसरा दूध जैसा, तीसरा मिट्टी की गंध जैसा और चौथा कोई नहीं। तो मैंने इसको सर्च किया, मैंने इसे चैप्टर में देखा, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गै वाला है वो इसका सही होगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं ही कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ, इनाम गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता, यह कथन किसका है? तो आपको पता चला ये वाला जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछा गया है? ये सूरदास की झोपड़ी से पूछा गया है, जो पार्ट 1 है अंतराल का। तो देखिए इसमें ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था जगधर ने। जब जगधर भैरव से जल जाता है और उसे लगता है भैरव बेईमानी से पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसने सूरदास की पोटली चोरी कर ली थी, तो इसलिए जलन के कारण वह अपने आप ही बड़बड़ाता है और अपने आप ही कहता है कि मैं भी कौन सा पुण्य करता हूँ, क्या हो गया, भैरव ने ऐसा काम करके बेईमानी से पैसे कमा लिए, मैं भी कौन सा पुण्य करता हूँ, मैं भी तो क्या है तेल की मिठाई को घी की मिठाई कहकर बेचता हूँ। तो ये किसने कहा है? जगदर ने कहा है। तो ख वाला इसका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है, अपने गांव माही पहुंचकर रूप सिंह किस व्यक्ति से अपने पिता राम सिंह के बारे में पूछता है? तो जो रूप सिंह है वो राम सिंह का बेटा है और वह अपने गांव जब पहुंचता है तो वो किससे पूछता है कि जो राम सिंह है वो कहाँ रहते हैं? तो वह पूछता है, एक बूढ़े से पूछता है, उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। पहला त्रिलोक सिंह, दूसरा त्रिलोचन सिंह, तीसरा त्रिपाल सिंह और चौथा है त्रिदेव सिंह। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे कैसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको अच्छे से नाम याद नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो छोटी मोटी जो बातें आपको अच्छे से याद रखनी ही होगी। तो इसका पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह से ही जाकर पूछता है और वह कौन होते हैं? उसके दादा होते हैं जो ये रूप सिंह है, तो इसलिए वह उनके पैर भी छूता है जब उन्हें पता चलता है। तो अगले देखिए क्वेश्चन है 4th, अपने पितरों का पिंडदान करने, मिठुआ की शादी करने व कुआं खुदवाने हेतु सूरदास ने जमा किए थे। तो सूरदास की झोपड़ी से प्रश्न आया हुआ है आपका, और इसमें जो सूरदास ने अपनी जमा पूंजी क्यों कर रखी थी? पिंडदान करने हेतु, मिठुआ की शादी करने हेतु और कुआं खुदवाने हेतु पैसे जमा कर रखे थे। और कितने पैसे जमा किए हुए थे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपको याद हो ये क्वेश्चन क्या है, MCQ में मैंने भी करवाया था, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए अभी भी। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा 500 रुपये से ज़्यादा, क्योंकि 500 रुपये से अधिक जो है सूरदास ने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। तो ये क्या वाला सही है इसका, 500 रुपये से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्कोहर की माटी पाठ है। तो जो बिस्कोहर की जो माटी जो पाठ है वो किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन इसमें कह रखा है लेखक की जानकारी का पाठ है, दूसरा ग्रामीण जीवन के रूप रस व गंध को उकेरने वाला पाठ, और तीसरा केवल कै, और चौथा है फूलों की जानकारी देने वाला पाठ। तो देखिए ये कौन सा पाठ है? तो ये जो है अगर हम देखें तो ये लेखक की आत्मकथा है, पर यहाँ पर लेखक की जानकारी का पाठ। तो लेखक की जानकारी का पाठ, इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेनली जो पाठ है जिसमें जो लेखक है वो क्या बता रहा है? अपने गांव के विषय में बता रहा है, अपने गांव का जो रूप है, रस है और वहाँ की जो गंध है, खुशबू है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये जो बात यहाँ पर लिख दी गई है, इसमें पाठ का जो सार है वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला है डग डग रोटी पग पग नीर, यह बात प्रसिद्ध थी। तो ये बात किसके लिए प्रसिद्ध थी आपको पता है? ये बात जो है, ये पहला देखिए इसका ऑप्शन नम्रता के बारे में, दूसरा मालवा के बारे में, तीसरा इंदौर के बारे में और चौथा है इसका उज्जैन के बारे में। तो आपको एक काम करना है, ये क्वेश्चन आपका कौन से पार्ट से पूछा गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
जिससे पता चलेगा कि आपको कहाँ तक की जानकारी है। क्वेश्चन को देखकर आप पहचान भी पाते हैं या नहीं। तो देखिए ख वाला इसका मालवा के बारे में, जो मालवा के बारे में जो ये लाइन है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, तो इसलिए इसका जो ख है वो सही है। पहले जो था वहाँ पर बहुत सारा पानी जो जल था वो होता था, पर अब मालवा सूख गया है, तो इसके लिए जो लेखक है स्टार्टिंग में ही ये बात कह देता है जब पाठ का परिचय आता है। तो उसमें देखिए आप ढंग ठीक से जो एनसीईआरटी का है। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, महीप के जन्म के किस वर्ष में शैला ने आत्महत्या की थी। तो जो महीप है वो शैला का बेटा था, तो शैला ने किस वर्ष में आत्महत्या कर ली थी। जब महीप 9 साल का हो गया था तब उसने आत्महत्या कर ली थी। तो इसका क वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करनी होगी। जितने भी आपके एमसीक्यूज़ थे हिंदी के वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे का जो ये आपका पेपर है वो हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।